विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का यह पार्ट 1 डाल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2, पार्ट 3 और इसके क्वेश्चन आंसर भी डाले जाएंगे। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि धरातल और जलवायु और तापमान का अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और यह वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह अध्याय समझ में भी आए और आपका अध्ययन जारी रहे। तो देखिए कि हम अध्ययन कर रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी का। तो प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वनस्पति है, और वन्य प्राणी मतलब जंगली जानवरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए भारत देश, तो हमारा देश भारत विश्व के विभिन्न 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। तो कितने? तो 12 जैव विविधताओं वाले देश में से एक है और लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। तो प्राकृतिक वनस्पति में कौन से स्थान पर है? तो यह 10वें स्थान पर है और एशिया के देशों में यह चौथे स्थान में है। मतलब हम जिस महाद्वीप में रहते हैं तो एशिया महाद्वीप में यह चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों की प्रजातियां हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का यह 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है और कवक है। ये भी बिना फूल वाले पौधे हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जानवर और मछलियां भी पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, यह प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? तो लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अक्षत वनस्पति कहा जाता है। और फिर देखिए कि अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और उद्यान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति स्वयं प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। लेकिन जो फल हैं, फसलें हैं, बागान हैं, ये मनुष्य के हस्तक्षेप या मनुष्य इन्हें लगाता है, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहा जाता। फिर हम जानते हैं, देखेंगे कि देशज, तो वह वनस्पति जो कि मूलभूत रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति, मतलब वो मूलभूत रूप से भारतीय है उसे देशज वनस्पति कहा जाता है। और विदेशज मतलब कि जो देश से बाहर लाई हुई वनस्पति है उसे विदेशज वनस्पति कहा जाता है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधे की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणियों और जगत जानवर के विषय में बतलाया और वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इसकी विविधता के कारण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब हम देखो धरातल के बारे में। तो धरातल में भूभाग, तो भूभाग के बारे में जानते हैं। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है और उबड़ तथा असमतल भूमि पर जंगल और घास के मैदान हैं और जिन पर वन्य प्राणी का आश्रय होता है। तो देखिए कि जहाँ समतल मैदान है वहाँ पर खेती की जाती है और पर्वत पठार भी पाए जाते हैं, और जो उबड़ खाबड़ जमीन है जिसमें खेती नहीं की जाती वहाँ पर जानवरों के लिए चारागाह रहता है, जो कि प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। उस प्रकार से अब हम देखते हैं मृदा। तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं मरुस्थल में बलुई मृदा एवं कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? तो कटीली झाड़ियां पाई जाती है और नदियों में डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी होती है वहां शंकुधारी वन पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जलवायु। तो जलवायु में सबसे पहले हम देखेंगे तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही निर्भर करती है और हिमालय पर्वत की ढलानों
तथा प्रायद्वीप के पहाड़ी पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को भी प्रभावित करते हैं। और देखिए उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण और शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पति में परिवर्तन करते हैं। तो हम अभी आगे देखेंगे उष्णकटिबंधी और उपोष्ण और अल्पाइन जो वनस्पतियां हैं उसके बारे में। तो देखिए वनस्पति खंडों का तापमान पर प्रभाव कैसा पड़ता है। तो उष्ण मतलब जहां पर अत्यधिक मात्रा में तापमान है। तो अत्यधिक उष्ण में होता है 24 अंश सेंटीग्रेड से अधिक और 18 से अधिक। तो यहाँ पर क्या है, ये उष्ण कटिबंधी वनस्पतियां पाई जाती है। फिर आता है उपोष्ण, जहाँ थोड़ा कम तापमान होता है। तो जैसे कि 17 अंश सेंटीग्रेड से 24 अंश सेंटीग्रेड के बीच ये होता है उपोष्ण। और यहाँ पाला कभी कभी पड़ता है, मतलब कि जो सुबह सुबह जो धुंध गिरती है उसे पाला कहा जाता है। तो यह जनवरी में औसतन इसका 10 अंश सेंटीग्रेड से 18 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है। और शीतोष्ण में 7 अंश सेंटीग्रेड से 17 अंश सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है शीतोष्ण में। और -1 अंश सेंटीग्रेड से -10 अंश सेंटीग्रेड तक यह तापमान पहुंच जाता है। यहाँ पर पाला कभी भी नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ पर क्या गिरती है, बर्फ गिरती है। फिर आता है अल्पाइन वनस्पति। तो अल्पाइन वनस्पति में 7 अंश सेंटीग्रेड से -1 से कम होता है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। तो इस प्रकार से उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण और अल्पाइन की डिग्रियां आपने देखा। अब हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश। तो हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में जिस पौधे पर प्राप्त होता है तो वह पौधा अच्छे से उत्पन्न होता है और उसकी ऊंचाई भी बढ़ती है और वह बहुत अच्छे मात्रा में विकसित होता है। तो किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्री तल की ऊंचाई और ऋतुओं पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में अधिक पनपते हैं, मतलब गर्मी जहां पर ज्यादा है वहां वृक्ष अधिक पनपते हैं। अब हम देखते हैं वर्षण। अब वर्षण किसे कहा जाता है, मतलब वर्षा। तो भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण और पश्चिम मानसून, मतलब जून से सितंबर तक के मानसून पर वर्षा निर्भर करती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जून के महीने में वर्षा चालू हो जाती है, सितंबर तक कंटिन्यू वर्षा होती है, उसके बाद में थोड़ी कम वर्षा होती है। तो और पीछे हटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून होते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं, मतलब जहां पर वर्षा अधिक होती है वहां पर अधिक घने वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। तो यह एक प्रश्न भी होगा कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है, बताइए। तो वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा आने में भी हमारी सहायता करते हैं, जिससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणी को आश्रय प्राप्त होता है। इसीलिए वन क्या है, मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आप लिख सकते हो कि वन क्यों आवश्यक है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण अन्य क्षेत्र कम हो गए हैं। अब देखिए कि सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्र 2003 में कितना था, तो 68 लाख वर्ग किलोमीटर वन थे।
भारत के बहुत सारे भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय, मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या बिल्कुल भी निम्न कोटि की हो चुकी है। तो देखिए कि मनुष्य हस्तक्षेप कर करके क्या कर रहा है, जो प्राकृतिक वनस्पति है या वन्य प्राणी है उसको मनुष्य नुकसान पहुंचा रहा है, जंगलों को काट रहा है और अपने उपयोग के लिए खेतियों का निर्माण कर रहा है। तो वन दिनों दिन कैसा होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये प्रयोजना कार्य है। तो आपको ये देखना है कि किस क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस राज्य में, और किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। यह प्रश्न आपको देखना है। तो देखिए अब हम देखते हैं वनस्पतियों के प्रकार। तो वनस्पति कितने प्रकार की हैं, देखिए उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधी कटीले और झाड़ी वाले वन, पर्ण और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इन वनों का विस्तार से अध्ययन हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का प्रतिशत। तो देखिए आंध्र प्रदेश में सीमित मात्रा में वन है, और अरुणाचल प्रदेश का रेखा देखिए कि ये बहुत ऊंचे में है। तो देखिए ये 80 तक जा रही, मतलब अरुणाचल प्रदेश सघन वनों वाला देश है। असम 30 से थोड़ा सा ऊपर में है, और बिहार में बहुत कम मात्रा में वन है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में 40 पर जा रहा है, मतलब मीडियम वन है, ज़्यादा वन भी नहीं है। दिल्ली में बहुत कम वनों की संख्या है। गोवा यह 60 में इसका रेखा जा रही है, मतलब मीडियम रूप में है। और उसी प्रकार से गुजरात में बहुत कम वन पाए जाते हैं। हरियाणा में भी बहुत कम वन है। और मध्य प्रदेश उसके बाद में देखिए हिमाचल प्रदेश की रेखा 20 से ऊपर और 30 के नीचे है। और जम्मू कश्मीर में भी सीमित मात्रा में वन है। झारखंड में भी सीमित मात्रा में वन है। उसी प्रकार से कर्नाटक देखिए, कर्नाटक में भी बहुत कम वन है। केरल में मीडियम रूप में वन है। और मध्य प्रदेश में भी वनों की मात्रा 30 से थोड़े कम ही है। और महाराष्ट्र में और भी कम है। मणिपुर में वनों की संख्या अत्यधिक मात्रा में है। तो यह 70 और 80 के बीच है। मेघालय और मणिपुर में बराबर मात्रा में वन पाए गए हैं। मिजोरम में भी वनों की मात्रा सर्वाधिक है। सबसे अधिक वन कहाँ है, तो मिजोरम में है। फिर नागालैंड देखिए, नागालैंड में अच्छे हैं। ओडिशा में मीडियम प्रकार के हैं। पंजाब और राजस्थान में बहुत कम वनों की मात्रा है। सिक्किम में मीडियम है। तमिलनाडु में भी बहुत कम मात्रा में है। त्रिपुरा में भी ज़्यादा मात्रा में वन है। और उत्तर प्रदेश में सीमित मात्रा में वन है। उत्तराखंड में मीडियम रूप में वन है। और फिर उसके बाद में देखिए पश्चिम बंगाल में भी सीमित मात्रा में वन है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। और कम मात्रा में तो चंडीगढ़ और दमन और दीव और पांडिचेरी। तो सबसे कम वन केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव में पाए जाते हैं। और उसके बाद में पांडिचेरी आएगा और फिर चंडीगढ़। बाद केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं तो वह लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और सबसे कम वन तो दमन और द्वीप में पाए जाते हैं। और राज्य में मिजोरम में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने वनों के बारे में देखा। आने वाले वीडियो में समस्त प्रकार के वनों के जो प्रकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।